प्रणाम। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हमने गुरु मंत्रों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको 6 गुरु मंत्र पहले ही दे चुके हैं। हमारा पहला गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हमारा दूसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा। हमारा तीसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करूंगा। चौथा गुरु मंत्र था, आज मैं कोई भी एक काम सोचूंगा और उसे पूरा करूंगा। हमारा पांचवा गुरु मंत्र था, आज से मैं नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा। हमारा छठा गुरु मंत्र था, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो चलिए हम आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप अपने प्रातःकाल के नित्य कार्यकलापों को करने के बाद ध्यान की मुद्रा में एकांत में बैठ जाइए। फिर ओम का जाप करते हुए निरंतर इस प्राण वाहिनी ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले जाइए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। यह प्रक्रम 5 मिनट तक दोहराते रहिए। 5 मिनट होने के बाद आप अनुलोम विलोम प्रक्रिया शुरू कर दें। आप एक नासिका से श्वास को अंदर ले जाइए और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए। यह प्रक्रिया भी आपको 5 मिनट तक दोहरानी है। उसके बाद आपको कपालभाति की प्रक्रिया शुरू करनी है। कपालभाति की प्रक्रिया 2, 4, 6 के प्रक्रम में करनी है। 2 सेकंड में आपको श्वास को अंदर भर लेना है। 4 सेकंड के लिए श्वास को रोक कर रखना है और 6 सेकंड में श्वास को धक्के के साथ बाहर की तरफ धकेलना है। इस प्रक्रिया को भी आप 5 मिनट तक दोहराइए। और आज से हम एक नई प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, सांसों का रोकना। आप अपने श्वास को जितना हो सके उतना अंदर तक भर लीजिए, फिर श्वास को रोकने का प्रयास करें। पहले दिन आपसे श्वास ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड तक आप रोक पाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक आपको रोज़ाना करना है। फिर आपकी जो गति है वो 20 से 30 से 40, 40 से 50, आप कुछ ही दिनों में 1 मिनट तक सांस को रोक पाने में सक्षम हो जाएंगे। सांसों पर ध्यान लगाना उसके बाद हम शुरू करेंगे। आप इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक दोहराइए। उसके बाद में आपके गुरु मंत्र लिखने का समय हो जाएगा और साथ साथ आपको अपनी डायरी और पेन के पास पहुंचना है और रोज़ाना की तरह इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपना लक्ष्य लिखना है। आप अपना लक्ष्य रोज़ाना लिख ही रहे हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य पर्वतारोहण है उसके बारे में आज हम बताएंगे कि जिनका लक्ष्य पर्वतारोहण है उनको क्या लिखना है। पर्वतारोहण मतलब माउंटेनियरिंग। जो पर्वतारोहण पे विश्वास करते हैं, जिनको पर्वतारोहण अच्छा लगता है, उनको अपनी डायरी में लिखना है कि मैं उस विशाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका हूं। मेरे हाथ में विजय पताका तिरंगा भारत का झंडा है। मैं वहां पर झंडे को ध्वजारोपण करने के बाद जोर से भारत माता की जय चिल्ला रहा हूं और आसपास के पर्वतों से, पहाड़ों से आवाजें गूंजकर बार बार प्रतीत हो रही है, भारत माता की जय। बार बार इस प्रतिध्वनि के साथ ये आवाजें गूंज रही हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य आज मैंने पा लिया है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ।
इन कठिन रास्तों के बावजूद मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। बस इतना ही लिखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी, जो कि 30 वर्ष की उम्र में ही 1984 में उसने माउंट एवरेस्ट पर अपना हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया था। बछेंद्री पाल के बाद इस भारत की हरियाणा प्रदेश के जिले रेवाड़ी के छोटे से गांव जोनियावास की संतोष यादव ने भी ये कारनामा कर दिखाया। संतोष यादव एक बार नहीं बल्कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला है। संतोष यादव ने पहली बार मई 1992 में इस कारनामे को अंजाम दिया और दूसरी बार 1 साल बाद 1993 में मई में दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। एक और महिला अरुणिमा सिंह, वॉलीबॉल चैंपियन, उसने भी इस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। लेकिन इससे पहले मैं अरुणिमा सिंह के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरुणिमा सिंह 2011 में ट्रेन से सफ़र कर रही थी। उसने एक गोल्ड की चेन पहन रखी थी। ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में कुछ बदमाश चढ़ गए और उन्होंने अरुणिमा सिंह के साथ वो चेन छीनने की कोशिश की। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो किसी को ऐसी इजाज़त नहीं देती। उसने भी अपना स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाते हुए विरोध किया, लेकिन उस कंपार्टमेंट में से किसी और व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया और वो अकेली उन 4-5 बदमाशों से अधिक समय तक लड़ ना पाई और उन्होंने उसे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो ट्रेन से गिर गई, लेकिन बगल में एक और ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई। जब उसने अपने आप को संभाला तो उसका एक पैर अलग हो चुका था और दूसरे पैर में कुछ फ्रैक्चर आए थे। रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा था। दिखाई देना बंद हो गया था। पूरी रात उस ट्रैक पर पड़ी रही वो। चूहे उसके पैर को कुतर रहे थे। 7 घंटे का वो समय, 49 ट्रेन का आदान प्रदान, किस प्रकार से उसने वो रात गुजारी होगी ये वही जानती है। बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उसे देखा और बरेली के अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, ब्लड नहीं है, क्या किया जाए। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सुन सब रही थी। उसने एक ही बात बोली डॉक्टरों को, सर मैं रात भर तड़प रही थी, मुझे बचाने कोई नहीं आया। आप लोग तो मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर ही तो काट रहे हो। डॉक्टरों ने इस लड़की की ऐसी बातें सुनकर उनके मन में इतना आत्मविश्वास आ गया कि दोनों डॉक्टरों ने अपने जिस्म का एक यूनिट खून अरुणिमा सिंह को दिया। उसके बाद उसे लखनऊ में इलाज के लिए भेज दिया गया। लखनऊ में इलाज के बाद 4 महीने के लिए एम्स में भर्ती रही। एम्स में भर्ती होने के बाद 25 दिन बाद जब वो थोड़ी ठीक हुई तो न्यूज़पेपर में खबर पड़ रही थी। न्यूज़पेपर में लिखा आ रहा था अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा के घर वालों ने इस बात का विरोध किया कि ये बात झूठी है, गलत है। फिर दोबारा से न्यूज़ आई अरुणिमा आत्महत्या करने गई थी।
इस तरह की खबरें सुन सुनकर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि लोग क्या क्या बहाने बना लेते हैं, क्या क्या सोचने लग जाते थे। अब उसने मन बना लिया था कि मुझे लोगों को जवाब देना है, मुझे कुछ अलग से करना है, कुछ नया करना है। अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो कुछ करने के लिए ही बचाया है। फिर उसने मन बनाया कि अब तो मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। उसका परिवार उसके साथ था, उसकी बैकबोन था। उसके भाई साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम फतेह कर सकती हो, चलो हम बछेंद्री पाल जी से मिलने चलते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन बछेंद्री पाल से मिलने के लिए उनके घर पर गए। जब पहली बार बछेंद्री पाल मैडम ने अरुणिमा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, तूने एवरेस्ट के बारे में सोचा? तूने एवरेस्ट के बारे में सोचा नहीं, तूने एवरेस्ट को फतेह कर लिया। अब तो सिर्फ तारीख आना बाकी है, अब तो सिर्फ तारीख आना बाकी है। तूने एवरेस्ट के बारे में सोचा तो तूने फतेह कर लिया, अब सिर्फ तारीख आएगी और तारीख दुनिया को बताएगी कि हाँ अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। और यहीं से मिली अरुणिमा को हिम्मत और बहुत सारा आत्मविश्वास। पहली बात तो अरुणिमा एक लड़की, ऊपर से विकलांग और फिर मध्यम वर्गीय परिवार से, और उसने वो कर दिया जो दिमाग से विकलांग लोग कभी भी जीवन में कर नहीं पाते। चारों तरफ बहाने होते हैं, पर जिसका सपना दिन रात दिमाग में रहता है उसका साथ देने वो शक्ति स्वयं आ जाती है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो गया था। माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादातर मौतें वापस आते समय होती है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अब यदि अरुणिमा को उस परमात्मा ने जिंदा रखा तो कुछ करने के लिए, देखिए उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर एक ब्रिटिश नागरिक आ जाता है और उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। मौसम खराब होने की वजह से वह ब्रिटिश नागरिक वापस लौटने लगा तो उसने अरुणिमा को देखा, उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, तो उस ब्रिटिश नागरिक ने अपना एक सिलेंडर अरुणिमा को दे दिया और इस तरह से वो वापस लौट आई जिंदा, एक कारनामा कर कर, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर कर। हौसला हमारे दिलो दिमाग में होता है, हिम्मत अंदर से आती है। जिसको पैर नहीं है वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो जिसके पास शरीर के सारे अंग है वो तो कुछ भी कर सकता है, पर जो दिमाग से मानसिक रोगी होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमें अपने मन से स्ट्रांग होना पड़ता है, मन से फीलिंग लानी पड़ती कि मैं कुछ करूंगा। हमारे मन में विकलांगता भरी हुई है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मन से स्ट्रांग बनना सीखिए। इसी के साथ आज हम दे रहे हैं आपको गुरु मंत्र नंबर 7। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं सिर्फ संतुलित आहार ही खाऊंगा। संतुलित आहार से हमारा तात्पर्य है वह भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। सही पैमाने पर सबसे अच्छा संतुलित आहार दाल रोटी होता है। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि हम जिस आटे की रोटियां खाते हैं, बनाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आटे में नमक डालते हैं तो वो खनिज लवण होता है जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, और आटा लगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। रोटी बनने के बाद उस पर हम घी लगाते हैं, घी में वसा होती है जिसे हम लोग फैट बोलते हैं। दाल में प्रोटीन होता है और टमाटर, हरी प्याज, धनिया, इसमें विटामिन होता है। साथ में सलाद, टमाटर और प्याज में डाइटरी फाइबर होता है। फिर हम पानी पी लेते हैं। इसका यह मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन, पानी और सलाद, यानी एक साधारण भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं, वही हमारा संतुलित आहार होता है।
इसका यह मतलब है कि दाल रोटी सही मायने में एक संतुलित आहार है और हमें दाल रोटी को ही खाते रहना चाहिए। बाकी ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये पोषक तत्व होते हैं, तो हमें सिर्फ अपने पोषक तत्वों को ही ध्यान में रखकर इन्हीं को खाना चाहिए। फालतू की जो बाजार के आइटम होते हैं जिनके अंदर पोषक तत्व नहीं होते हैं तो भी हम उनका सेवन करते हैं, अपना मोटापा बढ़ाते हैं, वो सब त्याग देना है। हमें सिर्फ संतुलित आहार का ही सेवन करना है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।